नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पे आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज अपन देखेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के अध्याय नंबर 15 भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां। पहली वाली 14वां लेसन देखा था अपन ने। अगर वो लेसन समझ में आएगा तो ही आगे वाला लेसन समझ में आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वाला लेसन 14 लेसन नंबर 14 वो आप जरूर देखें। देखो इस लेसन में आपको क्या देखना है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखनी है और नवीन प्रवृत्तियां देखनी है। भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं ये देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था है, इसके बारे में देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में देखेंगे। व्यापार घाटा देखेंगे, भुगतान संतुलन देखेंगे, उदारीकरण देखेंगे, निजीकरण देखेंगे, वैश्वीकरण देखेंगे, स्वदेशी अवधारणा देखेंगे, इसके प्रमुख लाभ देखेंगे और कौशल विकास देखेंगे। आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था। देखो आर्थिक अवधारणा पहले अपने देख ली, अब देख रहे अर्थव्यवस्था मतलब भारत की आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की है। मतलब जो भी आपके भुगतान मतलब जो व्यापार वाणिज्य होता है, इनका मिला व्यापार वाणिज्य वस्तु सेवाएं, इनका जो मिला जुला तंत्र होता है उसे क्या बोला जाता है, अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब किस प्रकार से व्यापार हो रहा है, किस प्रकार से उत्पादन हो रहा है, इनका मिला जुला लेखा। सबसे पहले देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था है। ये एक सोचनीय बिंदु है मेरे प्यारे बच्चों कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्र प्राप्ति के पहले औपनिवेशिक साम्राज्य था। औपनिवेशिक साम्राज्य का तात्पर्य क्या होता है, किसी देश के ऊपर कोई दूसरा अधिकार कर लेता है। जैसे भारत के ऊपर किसने अधिकार किया, अंग्रेजों ने अधिकार किया। तो ये भारत क्या था, औपनिवेशिक साम्राज्य था। तो अंग्रेजों ने भारत से बहुत सारा माल चुरा के लेके गए। भारत उस समय सोने की चिड़िया खिलाता था, पूरा का पूरा माल खा ले गए, अपने देशों में ले गए। जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ, तो भारत के सामने सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या थी वो थी आर्थिक समस्या। मतलब इस आर्थिक विकास को किस प्रकार से पटरी पे लाया जाए। इस आर्थिक अर्थव्यवस्था अविकसित अर्थव्यवस्था है, ये कैसी विकसित अर्थव्यवस्था हो। तो अपन देखेंगे पहले कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था किस प्रकार से है। सबसे पहले देखो निम्न प्रति व्यक्ति आय। पहले वाले लेसन में अपने प्रति व्यक्ति आय की परिभाषित किया था, कुल राष्ट्रीय बटा कुल जनसंख्या। तो निम्न प्रति व्यक्ति आय का तात्पर्य क्या हो गया, अगर 2015 की बात करते हैं विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, तो भारत की प्रति व्यक्ति जो आय है $1590 है, $1590। और विश्व में भारत का प्रति व्यक्ति आय में 117वां स्थान है। सोचनीय बिंदु है। विश्व में कुल 206 देश है, उनमें से कौन सा स्थान है, 117वां। जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, ब्रिटेन, इनकी बात करते हैं, ये तो विकसित प्रति व्यक्ति इनकी तो ज्यादा ही है। अगर भारत के पड़ोसी देश चीन, नेपाल, अगर चीन नेपाल की बात करें तो ये भी प्रति व्यक्ति आय में क्या है, इनका स्थान ज्यादा है। तो पहला आपने क्या देखा था, निम्न प्रति व्यक्ति आय मतलब भारतीय प्रति व्यक्ति आय वो क्या है, बहुत ही कम है। जीवन की निम्न गुणवत्ता, जीवन की निम्न गुणवत्ता का तात्पर्य क्या हो गया, जीवन जीने की निम्न गुणवत्ता, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सेवाएं हैं, इनका अभी भी क्या है, अभाव है। शिक्षा की बात करते हैं तो आज भी 1/4 भाग क्या है, अशिक्षित। भारत 2011 के अनुसार 74.04% क्या है, लोग शिक्षित है। अशिक्षित है तो जीवन गुणवत्ता क्या होगी, कम होगी। जीवन प्रत्याशा 68% है। जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या होता है, जीवन जीने की जो औसत आयु होती है उसे क्या बोला जाता है, जीवन प्रत्याशा। फिर अपन देखते हैं गरीबी की समस्या। देखो ये सबसे बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है। जो अविकसित देश होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या होती है, गरीबी की समस्या। तो अगर सुरेश तेंदुलकर के आंकड़ों के अनुसार बात करते हैं तो लगभग 21% जनसंख्या, लगभग 21% जनसंख्या आज भी क्या है, गरीब है। गरीब किसे कहेंगे, यहाँ क्वेश्चन ये भी है, गरीब किससे कहते हैं, गरीब उससे कहते हैं जो जिसकी रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं होती, वो अभी क्या कहलाता है, गरीब कहलाता है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, कृषि पर प्रधान है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, कृषि प्रधान है, गांवों का देश है भारत, इसलिए कृषि पर क्या है, अत्यधिक। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय लगभग 72% जनसंख्या आपकी किस पर निर्भर थी, कृषि के ऊपर। जनानकी कारकों की बात कर रहे हैं तो विश्व में जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है।
पहला स्थान किसका है? चीन का। अगर जनसंख्या ज्यादा होगी तो विकास ज्यादा नहीं हो सकता है, जनसंख्या कम होगी तो विकास क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर अपन बात करें हैं लगभग आपकी जनान की 64%, 17.64%, 17.04 बोल सकते हो आप, 17.64 बोल सकते हो परसेंट जनसंख्या की क्या होती है? वृद्धि होती है हर वर्ष। इतनी परसेंट जनसंख्या क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। मतलब एक साल में भारत एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देता है। आप सोच सकते हो कि भारत की जनसंख्या कितनी होगी। एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया क्या है? महाद्वीप। एक महाद्वीप महाद्वीप एक वर्ष में क्या हो जाता है? पैदा हो जाता है। बेरोजगारी की समस्या, ये तो स्वाभाविक बात है, अगर जनसंख्या ज्यादा होगी तो बेरोजगारी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर बेरोजगार है लोग तो रोजगार ही नहीं है, रोजगार ही नहीं कर रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, तो रोजगार ही नहीं हो रहा तो विकास होना इम्पॉसिबल। जैसे मान लीजिए मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ तो मेरे पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो मेरा क्या नहीं होगा? विकास नहीं होगा। उसी प्रकार से देश के अंदर बेरोजगार है, रोजगार नहीं है तो विकास क्या होगा? नहीं होगा। इसलिए वो क्या होगा? अविकसित अर्थव्यवस्था होगी। पिछड़ी हुई तकनीक, पिछड़ी तकनीक का मतलब क्या हो गया? भारत के पास अभी भी टेक्नोलॉजी नहीं है। आज भी लोग कृषि कार्य करते हैं, वही हाथों से कार्य करते हैं, मशीनों से कार्य नहीं करते। टेक्नोलॉजी के क्या है? अभाव है। आप ये क्वेश्चन आ जाए कि क्वेश्चन आया हुआ भी है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे आया हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था है, समझाइए। तो आपको ये पॉइंट लिख देना है। निम्न प्रत्येक आय, निम्न गुणवत्ता, गरीबी की समस्या, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, जनान के कारक, बेरोजगारी की समस्या, पिछड़ी हुई तकनीक, ये देखा मैंने अविकसित। लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे भारत एक क्या है? विकासशील देश बनता जा रहा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। कैसे विकासशील अर्थव्यवस्था है? देखो, राष्ट्रीय एवं प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय एवं प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि। देखो 1950 से 1980 के दशक के दौरान भारत की विकास दर थी, विकास दर कितनी थी? 3.5%। 1980 से 1990 की बात करें तो लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही 5%। और 1991 से अगर 2011 की बात करते हैं तो आपकी क्या है? 6.8% विकास दर है। और 2012 जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें कितना परसेंट लक्ष्य रखा था? अपने 8% का लक्ष्य रखा था। अर्थव्यवस्था की सक्षम परिवर्तन, यहाँ पर देखा था, इसका चेष्टा अगर आप उल्टा भी कर देते हो तो भी चल जाएगा। अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन, यहाँ पर देखा था कि पिछड़ी हुई तकनीकी कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। यहाँ पर देखेंगे कि संरचना में परिवर्तन, विशाल तेजी से बढ़ता सेवा क्षेत्र। पहले वाले लेसन में मैंने अच्छी तरीके से समझाया है कि सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, वो आप लेसन देखना जरूर, तो आपको सेवा क्षेत्र ये समझ में आएगा। विशाल तेजी से बढ़ता सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का तात्पर्य क्या होगा? पहले भारत की जनसंख्या लगभग 72% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, लेकिन आज अगर बात करते हैं तो लगभग 49% जनसंख्या ही किस पे निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। और आधी जनसंख्या किस पे है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का मतलब क्या होगा कि जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। जिस देश के अंदर सेवा क्षेत्र जितना ज्यादा बढ़ेगा उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ज्यादा ही क्या होगी? मजबूत होगी। अब आप बता सकते हो कृषक ज्यादा पैसे कमाता है या एक डॉक्टर ज्यादा पैसे कमाता है, वकील ज्यादा पैसे कमाता है? आगे समझ ये सभी क्या है? सेवा। व्यवसायिक संरचना में परिवर्तन, ये तो मैंने देखा ही था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय लगभग 72% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। आज लगभग कितना परसेंट जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? 49% जनसंख्या। मतलब संरचना में क्या हो रहा है? धीरे धीरे परिवर्तन, प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय तृतीय क्षेत्र में जनसंख्या जा रही है। आर्थिक एवं सामाजिक संरचना में सुधार, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना में सुधार का मतलब क्या होगा? धीरे धीरे विकास दर क्या हो रही है? बढ़ रही है। सामाजिक सुधार में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जीवन प्रत्याक्षा है, इनमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। स्वतंत्र प्राप्ति में शिक्षा बहुत ही कम थी। आज वर्तमान में लगभग 1/4 ही जनसंख्या ही क्या है? निरक्षर है। जीवन प्रत्याक्षा पहले 31% थी, जीवन प्रत्याक्षा पहले कितनी थी? 31%, और आज भी कितनी होगी? 68%। अब अपन देखेंगे इसके आगे व्यापार घाटा। देखो व्यापार घाटा, अब व्यापार घाटा आगे किसने दिया? व्यापार घाटा किसे कहते हैं? तो आप परिभाषित कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों कि व्यापार घाटा किसे कहते हैं? आप बता सकते हो घाटा किसे कहते हैं? घाटा किसे बोलेंगे? जैसे मान लीजिए मैंने 500 रुपए का आयात किया,
500 रुपये का क्या किया, आयात किया। मतलब 500 रुपये की वस्तु खरीदी किस देश से, और मैंने केवल 200 रुपये का ही क्या किया, निर्यात। ये 500 रुपये का क्या किया, आयात किया। तो अब बताओ, मैंने 500 रुपये में खरीदी कोई वस्तु और 200 रुपये में बेच दी, तो यहाँ मेरे को क्या हो गया, 300 रुपये का घाटा। ये तो आप आसानी से समझ रहे होंगे, समझ सकते हो। मतलब आयातों का मूल्य निर्यातों से क्या हो, ज्यादा हो, तो अभी क्या हो जाता है, व्यापार घाटा हो जाता है। उसी प्रकार से अपन विदेशों से आयात तो ज्यादा करते हैं, लेकिन निर्यात क्या करते हैं, बहुत ही कम करते हैं। तो इसलिए अपन क्या बोला जाता है, उसी व्यापार घाटा, मतलब आयात तो ज्यादा, निर्यात तो समझ सकते हो। भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन का तात्पर्य क्या होता है कि एक देश का शेष विश्व के देशों के साथ एक वर्ष में जो लेखा जोखा होता है, मतलब भारत देश का दूसरे देशों के साथ एक वर्ष में कितना आयात हुआ, कितना निर्यात हुआ, इनका लेखा जोखा ही क्या कहलाता है, भुगतान संतुलन। जैसे आपकी जो दुकान वाले नहीं होते हैं, आपको लिखते हैं ना कितना माल आया है, कितना माल गया, तो एक वर्ष में वो अपना लेखा जोखा होता है, वही अभी क्या कहलाता है, भुगतान संतुलन। अब देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियों में अपन देखा, नवीन प्रवृत्तियां क्या हुई 1990 के दशक में। 1990 के दशक में एक अलग से क्रांति आई। उस क्रांति के अंदर अपन 3 चीजें अपनाई, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। कितनी चीजें अपनाई, 3 चीजें, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। अपन देखते हैं उदारीकरण क्या होता है। देखो, उदारीकरण का तात्पर्य क्या होता है, उदार करना। मतलब कभी कभार बोलते हैं ये व्यक्ति तो बहुत उदार है, ये तो उदार करता है। मतलब नियमों के अंदर, कानूनों के अंदर सरलीकरण करना ही क्या कहलाता है, उदारीकरण। कहने का तात्पर्य क्या है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो आर्थिक नीतियों के अंदर बहुत ही कठोर नियम थे, कानून थे, इसलिए अर्थव्यवस्था क्या थी, अविकसित अर्थव्यवस्था थी। वर्तमान में भारतीय जो 1990 के दशक में जो अपने अपनाया उदारीकरण, उससे क्या हो गया कि नियमों कानूनों के अंदर क्या हो गया, सरलीकरण हो गया, तो कोई भी आगे क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। उदारीकरण मतलब नियमों कानूनों में क्या करना, सरलीकरण करना। निजीकरण। निजीकरण का तात्पर्य क्या होता है, एक तो होता है निजी, एक होता है सार्वजनिक। सार्वजनिक का तात्पर्य तो होता है कि ऐसे उद्योग धंधे जिसके ऊपर सरकार का अधिकार हो, वो तो अभी क्या कहलाता है, सार्वजनिक। और ऐसे उद्योग धंधे जिसके ऊपर एक व्यक्ति या एक संगठन का क्या हो, अधिकार। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक स्कूल है, कोचिंग संस्था है, तो उसके ऊपर मेरा अधिकार है, तो ये निजीकरण के अंदर आएगा। एक सरकारी स्कूल है, तो सरकारी स्कूल में सरकार का अधिकार है, तो ये किस पे आएगा, सार्वजनिक पे आएगा। तो भारत ने क्या अपनाया 1990 के निजीकरण। इससे आप बोल सकते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर 3 अर्थव्यवस्थाएं चलती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। राइटिंग थोड़ी खराब है, वो मैं बोल रहा हूँ उसे समझाओगे। पूंजीवादी का तात्पर्य क्या होता है, जिसके ऊपर एक व्यक्ति या संगठन का अधिकार हो, वो पूंजीवादी। और अब समाजवादी क्या होता है, जिसके ऊपर संपूर्ण सरकार का अधिकार हो, तो समाजवाद। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, जिस देश के अंदर प्राइवेट भी हो और सरकारी भी हो, वो अभी क्या कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत के अंदर क्या है, निजीकरण भी है और आपकी क्या है, समाजवाद भी है, पूंजीवाद भी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब पहले आपकी सार्वजनिक अर्थव्यवस्था ज्यादा थी, समाजवादी अर्थव्यवस्था ज्यादा थी, वर्तमान में क्या करती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब निजीकरण करती है। अब देखो वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। कहने का तात्पर्य क्या है, विश्व का एकीकरण, मतलब विश्व का एक होना, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था के साथ, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के साथ, जर्मनी की अर्थव्यवस्था के साथ, चीन की अर्थव्यवस्था के साथ, इन अर्थव्यवस्था के साथ क्या करना, जोड़ना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। पहले क्या होता था, कोई भी दूसरे देशों में व्यापार नहीं कर सकता था, कंपनियां नहीं लगा सकता था, लेकिन वैश्वीकरण के दौरान क्या हुआ, कोई भी कहीं पर भी जाके क्या लगा सकता, अपनी कंपनी लगा सकता। कभी कभार आपने सुना होगा बहुराष्ट्रीय कंपनी, ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों के अंदर हो, वो अभी क्या कहलाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई, जिससे भारत को प्रतिस्पर्धा का अवसर मिला, कंपटीशन का अवसर मिला।
वैश्वीकरण से रोजगार मिला, बेरोजगारी कम हुई, ये आपके क्या कहलाता है वैश्वीकरण। मतलब एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। अब अपन देखते हैं स्वदेशी अवधारणा। अब समस्या क्या हुई, 1990 के दशक में अपने अपना तो लिया उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, लेकिन वहां एक समस्या क्या हो गई कि भारतीय जो कंपनियां थी, उद्योग धंधे थे, वो आपके क्या हो गए, चौपट हो गए। किस कारण से चौपट हो गए, वैश्वीकरण के कारण। क्यों, क्योंकि दूसरे देशों की कंपनी आके भारत के ऊपर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। अब कंपनियां, दूसरे देश की कंपनियां यहाँ भारत में आ गई तो भारत में बेरोजगारी हो गई, भारत की जो कंपनियां थी, उद्योग थे, वो क्या हो गए, बंद हो गए, चौपट हो गई। इसलिए भारत ने बाद में क्या बनाया, स्वदेशी अवधारणा। ये तो स्वदेशी अवधारणा तो गांधी जी बोलते बोलते मर गए कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब क्या होता है, अपने देश का, अपने देश का अपना। जैसे बाबा रामदेव वाला जो है सिस्टम, वो क्या है, स्वदेशी है। मतलब अपने देश की वस्तुओं का क्या करना, उपयोग करना। अगर अपन अपने देश की वस्तुओं का उपयोग करेंगे तो उसके कुछ क्या होते हैं, लाभ होते हैं। वे स्वदेशी के क्या होते हैं, लाभ। मतलब अपने देश का, अपने स्वयं का अपनाना ही क्या कहलाता है, स्वदेशी। स्वदेश, अपने देश का, स्वयं के देश का, तो इससे कुछ लाभ होते हैं। तो वो लाभ क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की क्या होगी, मांग बढ़ेगी। जब भारतीय उद्योगों में वस्तुएं बनेगी तो भारतीय उद्योगों की वस्तुओं की क्या बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी। घरेलू उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय में क्या होगी, वृद्धि। घरेलू उत्पादन, राष्ट्रीय आय में क्या होगी, वृद्धि। अपन यहाँ माल बनाएंगे, स्वदेशी बनाएंगे, अगर दूसरे देश में बेचते हैं तो राष्ट्रीय आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि, मतलब यहाँ अगर फैक्ट्री लगा रहे हैं, उद्योग धंधे लगा रहे हैं भारत में, तो रोजगार के अवसरों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। धन निष्क्रमण पर रोक लगेगी। धन निष्क्रमण का तात्पर्य क्या होता है, यहाँ देखते हैं। धन निष्क्रमण का तात्पर्य क्या होता है, मान लीजिए अमेरिका की कंपनी है कोका कोला, कोलगेट, ये अमेरिका की कंपनी है मान लीजिए साहब। अब ये भारत के अंदर क्या कर रही है, माल को बेच रही है। माल को बेच रही है तो ये पैसा, अपन से पैसा कहाँ जा रहा है, अमेरिका जा रहा है। तो ये धन निष्क्रमण कहलाता है। मतलब अपने देश का पैसा दूसरे देशों के अंदर जाना है, क्या कहलाता है, धन निष्क्रमण। मतलब मान लीजिए कोई भी कंपनी है, चाइनीज कंपनी है, मान लीजिए चाइनीज जो मोबाइल है अपन खरीदेंगे तो इनका पैसा, लाभ किसको मिलेगा, चाइना को मिलेगा। आत्मनिर्भरता में क्या होगी, वृद्धि होगी। मतलब जब अपने देश का माल बनाएंगे तो अपन क्या हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। किसी दूसरे के पास अपन को क्या करनी पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा। जब उद्योग धंधे होंगे, लोगों के पास पैसा होगा तो क्या होगा, टैक्स बढ़ेगा। टैक्स बढ़ेगा तो भारत के पास क्या होगा, राजस्व प्राप्ति होगी। राजस्व प्राप्ति होगी तो भारत का विकास ऑटोमेटिक होगा। राष्ट्रवाद की भावना, देखो इस सब देशी से अपने क्या होती है, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। जैसे अपने देश का, जैसे अपन बोलते हैं मैं भारतीय हूँ, तो गर्व होता है मेरे प्यारे बच्चों कि भारतीय, मतलब अपने देश का। जैसे अपन कोई मेड इन इंडिया लिखा होता है तो अपन को गर्व होता है कि ये मेरे देश का बना हुआ है, मैं मेड इन इंडिया ही अपनाऊंगा। वर्तमान में ऐसे नियम माननीय प्रधानमंत्री ने चलाई भी है, मेड इन इंडिया को अपनाओ, स्वदेशी को अपनाओ, ऐसी गुहार लगाते रहते हैं वो। और अपन को भी, आपसे भी रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों कि अपने देश का ही अपनाना है। अपन को अपने देश की वस्तु, जो वस्तु निर्मित है उन्हीं का ही उपयोग करना है, जिससे अपने देश में ये संपूर्ण क्या प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो। अब एक देखते हैं कौशल विकास। कौशल विकास किससे कहते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, कौशल विकास को समझाइए, स्वदेशी उदाहरण के लाभ बताइए। इसमें से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, ये वो बता दूं, इसमें से 4 या 5, 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन क्या बनेंगे इसमें, क्वेश्चन 2-3 ही बनेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था है, समझाइए। विकास अर्थव्यवस्था है, समझाइए। भुगतान संतुलन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। कौशल विकास, स्वदेशी अवधारणा। कौशल विकास देखो क्या होता है, कौशल विकास में श्रम महत्वपूर्ण होता है। श्रम का मतलब क्या होता है, कार्य करने की क्षमता। श्रम को शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, प्रशिक्षण का मतलब होता है सिखाना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको सिखा रहा हूँ। प्रशिक्षण के द्वारा कौशल कर दे तो वो मानवीय पूंजी खिलाता है। मतलब श्रम को, काम करने की क्षमता को शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण द्वारा कौशल बना दे तो वो आपके क्या खिलाता है, मानवीय पूंजी खिलाता है। मानवीय पूंजी खिलाता है। आगे इसमें अतः भारत जैसे श्रम प्रधान देश, भारत में जनसंख्या ज्यादा है, श्रम प्रधान है, तो भारत देश में विकास, कौशल विकास पर ध्यान देना क्या है, अति आवश्यक है। मतलब श्रम ज्यादा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण से श्रम को क्या करना है, बढ़ाना है। भारत सरकार द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस।
15 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। किसने किया प्रारंभ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने। अभी बताऊंगी प्रधानमंत्री जी कौन है, नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने 15 जुलाई 2015 में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को क्या किया, प्रारंभ किया। इससे लोगों को, युवाओं को क्या मिला, रोजगार मिला, प्रशिक्षण मिला। ये देखो, ये अपना लेसन क्या होता है, यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।